इसमें एक चीज़ और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बार हम हिंदुज़म की बात करते हैं, तो अगर हम शब्दों पे ध्यान देना चाहते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है कि जो शब्द हैं, जो टर्म्स हैं, वो बहुत बड़ी ताकत होती हैं। आज देखिए कि जो जब आप ये बोलते हैं कि कम्युनिस्टों ने नैरेटिव हाईजैक कर रखा है, तो उसके पीछे उनका एक कारण है। वो जब से आप देखेंगे वो लगातार नए नए शब्द घड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में एक शक्ति है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं और हम उसे यूज़ नहीं करते। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिंदुज़म का है। हम बोलते हैं हम हिंदुज़म को फॉलो करते हैं बिना ये जाने कि इसकी क्या रिपरकशंस हैं और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। हिंदू तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सिर्फ इज़्म की बात करें तो इज़्म किसे कहते हैं, आप इसको अगर इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के देखने लगे, मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ। ये पहला मैं निकालता हूँ मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इज़्म को क्या कह रहे हैं? अ डिस्टिंक्टिव डॉक्ट्रिन, कॉज और थ्योरी। अगर आप इसको साधारण हिंदी में अनुवाद करने लगेंगे तो एक विशिष्ट कारण, सिद्धांत या मत। एक विशिष्ट कारण, एक विशिष्ट सिद्धांत या एक विशिष्ट मत, उसके पीछे आप इज़्म लगा सकते हैं। अब यहाँ आप विरोधाभास देखिए कि इस्लाम में या ईसाईयत में तो एक मत है, वहाँ पर तो उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह डाल रखा है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। आप केवल अगर षड दर्शन ही देखना शुरू करेंगे तो उनमें भी आप देखेंगे वो अलग अलग तरह से परिभाषा देते हैं। तो इज़्म आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में तो विविधता भरी पड़ी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब दूसरी लाइन देखिए। एन ऑपरेसिव एंड स्पेशली डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड और बिलीव, उसे इज़्म कहते हैं। अब इसको भी अगर आप अनुवाद करेंगे, एक दमनकारी और विशेष रूप से भेदभाव करने वाली या भेदभावपूर्ण धारणा, उसके पीछे इज़्म लगता है और हम हिंदुइज्म बोल देते हैं। जो दमनकारी हैं, जो भेदभाव करते हैं, वो अपने साथ नहीं लगा रहे। कोई इस्लामिज्म नहीं कह रहा, कोई क्रिश्चियनिज्म नहीं कह रहा। वो तो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने अपना काम ठीक किया हुआ है। और चेक कर लेते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देख लेते हैं। A set of beliefs, especially ones that you disapprove of. इस तरह की मान्यताएं, विशेष रूप से वो वाली जिनसे आप सहमत ना हो, उसके पीछे इज़्म लगता है। और हम क्या कर रहे हैं? अगली कॉलिन्स डिक्शनरी देख लेते हैं। इज़्म इज यूज्ड टू form uncount nouns that refer to political or religious movements and beliefs, राजनीतिक या मजहबी आंदोलन और मान्यताएं। मज़हब तो हमारा है ही नहीं, ये तो एक बड़ी पूरी सभ्यता है, बड़ी खुली सभ्यता है। और ना ये राजनीतिक है, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ कौन सी होती हैं? जो विस्तारवादी हैं, जो कम्युनिज्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, क्रिश्चियनिटी हो सकती है। आप तो विस्तारवादी कभी थे ही नहीं, आज भी नहीं है, तो फिर आप अपने आप के साथ इज़्म क्यों जोड़ रहे हैं? तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि हिंदुइज्म कहना बंद कीजिए, सनातन संस्कृति बोल सकते हैं, वैदिक संस्कृति बोलिए, आर्य सभ्यता बोलिए, और कुछ नहीं तो भारतवर्ष की संस्कृति बोल लीजिए, हिंदुइज्म मत बोलिए। हाँ, एक और चीज़, हम राइट विंगर बहुत करने लग गए हैं। अभी राइट विंग की शब्दावली, अगर आप इसको, अभी जो एक्सेप्टेड नॉर्म है पहले उसी को मान लेता हूँ। राइट विंग किसे कहा जाएगा? जो रिलीजन को मानता है। तो क्या हमारे अब जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं उनमें राइट विंग किसे कहा जाता है? जो क्रिश्चियन लॉबी है उसको राइट विंग कहा जाता है, राइट। जहाँ पे इस्लाम की लॉबी, वहाँ पे उसको इस्लामिक राइट विंग कहा जाता है। हमारे देश में तो ये सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जिसे आप सो कॉल्ड हिंदुइज्म कहते हैं, उन लोगों को राइट विंगर्स, आप अपने आप को बोल लेते हैं कि हम राइट विंगर हैं। तो जो ये रेडिकल मुस्लिम्स हैं उनको क्या बोलेंगे? वो राइट विंगर नहीं है।
जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो क्या हैं, वो हैं राइट विंगर्स। आप तो ना लेफ्ट पे हैं ना राइट पे हैं। ये शब्दों का खेल है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे और इसे अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे, तब तक आप अपना मैसेज दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और उनका नैरेटिव आप नहीं तोड़ सकते। और वहीं पे सारी लड़ाई है। बस मैं यही शेयर करना चाहता था जी। नमस्ते।